Bismillahirrahmanirrahim. The topic in this video is hormonal control of the menstrual cycle and hormonal disorders. इस चैप्टर को हम करेंगे और सबसे पहले हम फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन? इट इज़ द चेंज इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल एक्सिस, जो कि एक्सटर्नली हमें क्या रिजल्ट दिखता है, हमें क्या दिखता है, वो ब्लीडिंग दिखती है थ्रू द वजाइना. और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, दे ऑल आर इन्वॉल्व. हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज़ करता है. गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स जब वो रिलीज़ करता है और वो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, तो पिट्यूटरी आगे से एफएसएच और एलएच सिक्रीट करता है. एफएसएच, एलएच, दे एक्ट ऑन द ओवरीज एंड दैट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स. अच्छा, एस्ट्रोजन का डायरेक्टली लिंक है एफएसएच और एलएच से, इसकी प्रोजेस्टेरॉन का इन्वर्स लिंक्ड है. अगर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन्स कम होंगे, प्रोजेस्टेरॉन विल आस्क द पिट्यूटरी टू रिलीज मोर एफएसएच एंड एलएच. लेकिन अगर हमारे पास एस्ट्रोजन लो होगा, E2 वुड बी लो, इट वुड इनहिबिट पिट्यूटरी, बट इन कंट्रास्ट इट विल आस्क एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव फीडबैक कि हाइपोथैलेमस को कि वो मोर गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस करे. इट्स समथिंग समवट कंफ्यूजिंग, बट यू विल गेट टू नो एट द एंड कि एस्ट्रोजन और एलएच और एफएसएच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक बढ़ता है तो दोनों, बाकी दोनों ही बढ़ते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन अगर कम होता है तो बाकी दोनों बढ़ते हैं, या बाकी दोनों कम होंगे तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा. ओवरी के 3 साइकिल्स हैं. एक हमारे पास, एक वी हैव फॉलिकुलर, देन देयर इज फॉलिकुलर ओवुलेशन एंड द ल्यूटियल फेज. ओके, फॉलिकुलर, ओवुलेटरी एंड द ल्यूटियल फेज. और इसमें उसने बताया कि किस तरह वो रिस्पॉन्ड करता है. उसका हर फॉलिकुलर फेज में एक फॉलिकल मेच्योर होता है. मेच्योर होके एलएच और एफएसएच के हार्मोनल इम्पैक्ट से वो ओवुलेट होता है, ओवुलेशन में आता है, ओवुलेट होता है, और फिर जाके ल्यूटियल फेज में वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, एंड देन अल्टीमेटली बिकम्स कॉर्पस अल्बिकेंस व्हेन दे, एंड देन जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है तो कॉर्पस अल्बिकेंस पे रिग्रेस कर जाता है. ये बताया हुआ, प्लस ये बताया हुआ है कि इसके थीका सेल्स जो हैं ऑफ द ओवरी, वो कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन्स में कन्वर्ट करते हैं, और एंड्रोजन फिर ग्रैनुलोसा सेल के पास जाता है, और जो कि उसे एस्ट्रोजन में एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम के फेजेस. एंडोमेट्रियम आल्सो हैज़ 3 फेजेस. पहला फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज, देन देयर इज सिक्रेटरी फेज, जिससे, और थर्ड हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज है. प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक उसको जाता है कि वो एफएसएच सिक्रीट करे, और एफएसएच एलएच सिक्रीट करते हैं और एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं. दैट कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. फिर व्हेन देयर इज कॉर्पस ल्यूटियम, oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन. एलएच और एफएसएच देखें फुल पीक पे चला जाता है डे 13. ओवुलेशन हो जाती है तो देयर इज़ secretion of further LH and FSH and estrogen and progesterone, but since periods जो है fertilization नहीं होती तो menstruation occurs where there is shredding of the stratum compactum. 3 एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटा होते हैं. एक बेसालिस होता है जो कि कभी भी नहीं उतरता, जो बेसालिस है वो कभी भी नहीं उतरता. एक है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, इट इज़ एडिमेटोस्ट्रोमा. तीसरा है स्ट्रेटम कम्पैक्टम, ये उतरता है, इट फॉल्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इट शेड्स ऑफ. अच्छा, नॉर्मल पुबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. नॉर्मल पुबर्टी जैसे बताया कि हाइपोथैलेमिक ओवेरियन, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के इर्द गिर्द और घूमती है, और उसकी सबकी कोरिलेशन की वजह से एक पुबर्टल जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं बॉडी के अंदर. फीमेल्स में सबसे पहले जो पुबर्टी हिट करती है, इट इज़ फ्रॉम थिलार्की. थिलार्की मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट. आफ्टर थिलार्की देर इज़ एड्रीनार्की. एड्रीनार्की मतलब ये कि ये जो सेक्स स्टेरॉइड्स का हार्मोन्स है वो डेवलप करते हैं, जो कि प्यूबिक हेयर को एक्सिलरी हेयर में, पहले प्यूबिक हेयर देन एक्सिलरी हेयर, वो बनने लग जाते हैं. एंड थर्ड इज़ मिनार्की व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस. एवरेज एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ 12.8 ईयर्स. उससे 2-3 साल पहले ही थिलार्की स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट बडिंग. और
थिलार्की के बाद जैसे मिलता है एड्रीनार्की, ये सारा प्यूबिक हेयर्स एंड एक्सिलरी हेयर्स, एंड देन देयर इज़ मिनार्की। देयर इज टैनिंग स्टेजिंग, टैनर स्टेजिंग जिसे कहते हैं। टैनर स्टेजिंग हमें बताती है ब्रेस्ट की ग्रोथ का और ये प्यूबिक हेयर की ग्रोथ का। तो अब ये देखें, ब्रेस्ट की ग्रोथ में सबसे पहले प्रीप्यूबर्टल स्टेज में बड भी नहीं नज़र आ रही, इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं हो रही। सेकंड स्टेज में बड प्रोमिनेंट हो रही है। थर्ड स्टेज में लॉस ऑफ द कंटूर्स, सेपरेशन बिटवीन ब्रेस्ट एंड एरियोला, फर्दर एनलार्जमेंट। फोर्थ स्टेज में एरियोला एंड पेपिला फॉर्म अ सेकेंडरी माउल, एंड फिफ्थ स्टेज में देयर इज मैच्योर एरियोला इन द पार्ट ऑफ द जर्नल ब्रेस्ट कंटूर। ये प्यूबिक हेयर में क्या है, प्रीप्यूबर्टल नो हेयर। सेकंड स्टेज में स्पार्स हेयर ऑन द लेबिया मेजोरा। थर्ड स्टेज में डार्क और कर्लिंग शुरू हो जाती है लेबिया मेजोरा पे हेयर्स की। नाउ देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कोर्स कर्ली हेयर बट इट्स लिमिटेड टू मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे पूरा ट्राइंगल है, इवन इट इन्वॉल्व्स द फिफ्थ स्टेज में, इवन इट इन्वॉल्व्स द मीडियल सर्फेसेस ऑफ द थाइज। ये टैनर स्टेजिंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिकॉशियस पबर्टी। प्रिकॉशियस पबर्टी हम एक गर्ल में तब कहते हैं व्हेन द पबर्टी हिट्स हर एट द एज ऑफ 8 एंड इन अ बॉय व्हेन इट हिट्स एट द एज ऑफ 9। इट कैन बी सेंट्रल, मतलब सेंट्रल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी के मसले हैं जो 25% होते हैं, मालफॉर्मेशन, ब्रेन ट्यूमर्स। यहाँ पर पेरिफेरल प्रिकॉशियस पबर्टी है जिसमें कोई गोनाडोट्रोफिन इंडिपेंडेंट कोई इशू है, पैथोलॉजिकल इशू है, इसमें एस्ट्रोजन सिक्रीशन ज़्यादा हो गई है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन ज़्यादा हो गया ड्यू टू एक्सोजेनस इनटेक या हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। डिलेड पबर्टी इज़ अ कंडीशन विच हमें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स दिखते ही नहीं। एज 14 हो जाती है बट देर इज़ नो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक सीन, इट इज़ कॉल्ड डिलेड पबर्टी। इट कैन बी सेंट्रल डिफेक्ट। सेंट्रल डिफेक्ट में क्या होगा, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। यहाँ पर पेरिफेरल डिफेक्ट हो सकता है हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म ये सेंट्रल डिफेक्ट होता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल। क्रॉनिक इलनेस, हैवी एक्सरसाइज, रीनल फेलियर, डायबिटिक या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर और कैलामैन सिंड्रोम के साथ। व्हाट इज कैलामैन सिंड्रोम? कैलामैन सिंड्रोम इज आल्सो अ हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाटिक सिंड्रोम बट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल। हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म ये एक पेरिफेरल कंडीशन है जिसमें गोनाडोट्रोफिक हार्मोन हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कम थे क्योंकि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ही फेल्ड है। यहाँ पे हाइपरगोनाडोट्रोफिक कंडीशन में गोनाडिक हार्मोन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं बट देर इज़ हाइपोगोनाडिज्म। जो सेंस करने वाले फैक्टर्स हैं ना, लाइक ओवरीज, टेस्टिस, जिन ऑर्गन्स ने सेंस करना है वो सेंसिटाइज ही नहीं कर पाते। So there is gonadal failure. The gonads does not function despite the high gonadotrophin and it is associated with Turner and gonadal dysgenesis syndrome. Premature ovarian failure can occur at any age and even pubertal age भी। Premature ovarian failure में we have high FSH quantity लेकिन जो है ovaries वो respond नहीं करती। It can also be a part of autoimmune या metabolic disorders due to either chemotherapy or radiotherapy in childhood cancer to treat any childhood cancer. It is associated with delayed puberty, primary amenorrhea, जैसे कि वो भी primary amenorrhea delayed puberty के साथ associated था, and hypergonadotrophic hypogonadism can also be later in life. It can cause secondary amenorrhea and normal sexual development. Disorders of sexual development में जैसे हमने लिखा है मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट के 46XY तो हो लेकिन उसका गोनाडल डिसजेनेसिस हो जाए या गोनाड्स प्रॉपर्ली बने ना, अंडर मस्कुलाइजेशन हो जाए, अंडर विल्डाइजेशन हो जाए। फीमेल्स में 46XX उसका भी है, या ओवर विल्डाइजेशन हो जाए या मस्कुलाइजेशन, टेस्टोस्टेरोन एक्ट कर दें उस पर। टू हर्माफ्रोडाइट तो ओवो टेस्टिकुलर डिफेक्ट होगा। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ में हम आते हैं ऑफ DSD। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम में ये होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। देयर इज़ 45X नॉट कंप्लीट और एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम। इट अकर्स इन 1/2500 लाइव बर्ड्स। इस एक लड़की इट्स जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली अ फीमेल, तो उसके टिपिकल फीचर्स होते हैं शी हैज़ अ शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, लार्ज कैरिंग एंगल, वाइडली स्पेस निबल एसोसिएटेड विद उसका कोऑक्टेशन ऑफ अयोटा, IBS, सेंसरी न्यूरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, रीनल नॉर्मलीज, एंडोक्राइन डिसफंक्शन, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज, सारा कुछ होगा। इन सब कंडीशन के साथ अगर कोई लड़की प्रेजेंट करती है तो वो टर्नर है, उसकी कैरियोटाइपिंग कराई जाए क्योंकि वो टर्नर है। उसके गोनाड्स स्ट्रीक गोनाड्स होंगे विच वॉन्ट ओवुलेट, उसमें सिर्फ स्ट्रोमा होगा, उसमें कोई नॉर्मल ओवा नहीं होंगे। डायग्नोसिस क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ द बेबी से ही बन जाता है कि शॉर्ट अगर हाइट है
या फिर डिलेड पुबर्टी अगर जा रही हो, मेनार्की ना हो तो तब भी बन जाता है। हम ऐसे में हम क्या करते हैं, क्योंकि ओवरीज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एस्ट्रोजन, नॉर्मल फिजिकल चेंजेस ऑफ द पुबर्टी वो हो नहीं सकती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर एब्सेंट। ट्रीटमेंट हम अगर बचपन में ही पकड़ ली जाए तो वी फोकस ऑन द ग्रोथ, बट अगर एडोलेसेंट में हमें पता लग गया, एडोलेसेंट एज में, तो दे वी फोकस ऑन द इंडक्शन ऑफ पुबर्टी। प्रेगनेंसी सिर्फ ओवम डोनेशन से ही पॉसिबल हो सकती है, किसी का ओवम लेके उसको फर्टिलाइज़ किया जाए। इन गर्ल्स जिनमें मुज़ाकज़म हो, जिनमें दो सेट ऑफ पेयर हों, दो सेट ऑफ क्रोमोसोमल पेयर हों, एक 46XX या और एक 45X नॉट के साथ, तो देर में भी अ पॉसिबिलिटी कि उनमें नॉर्मल पुबर्टी और मेंस्ट्रुएशन हो जाए। देन देर इज़ अ फीचर ऑफ DSD, देर इज़ अ क्लिनिकल टाइप वेयर देर इज़ 46XY गोनाडल डिसजेनेसिस। वे पोटेस्टिस ही नहीं बनते, उनमें एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होता, जो कि मुलेरियन डक्ट को रफ़ा दफ़ा करते हैं। 46XY DSD ये भी एक कॉमन कॉज है ऑफ DSD। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो हमारे पास एंड्रोजन सेंसिटाइज करता है वो नहीं सेंसिटाइज कर ही नहीं पाता। ये एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इन विच देयर इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती ही नहीं, एंड्रोजन उस पर लग ही नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, एक बंदा खाता है, बहुत खाता है, लेकिन उस पर खाना लगता ही नहीं, इसी तरह एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है बट उस पर एंड्रोजन लग ही नहीं रही। टेस्टिस एंटी मुलेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल मुलेरियन एंटी मुलेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, मुलेरियन डक्ट्स भी चली जाती हैं एंड द टेस्टिस बनते हैं प्रॉपरली, बट और टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है, बट देयर इज इनएबिलिटी ऑफ द एंड्रोजन रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड टू इट एंड दे डू नॉट विरलाइज, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाती है एंड इंस्टेड फीमेल डेवलपमेंट अकर्स। मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये है, उसको बताया जाए कि आपकी कैरियोटाइप XY है और आपका बच्चा जो है, पेरेंट्स को बताया जाए कि आपका बच्चा इनफर्टाइल है। ऐसे में गोनाडोक्टोमी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाकी सारे फीमेल लाइक फीचर्स हैं, क्योंकि उसमें एंड्रोजन ने एक्ट तो किया नहीं, एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन उस पर इनएक्ट कर तो रहा नहीं, तो ये ना हो कि टेस्टिस अंदर पड़े हुए ख़राब हो जाए, उसमें मेलिग्नेंसी आ जाए, कैंसर आ जाए, तो टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी को पहले से ही देखते हुए निकाल दिया जाता है। देन वी हैव अल्फ़ा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज डेफिशिएंसी में जो टेस्टोस्टेरोन ने कन्वर्ट होना था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, अंडर द इफेक्ट ऑफ 5 अल्फ़ा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज वो नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इज डेफिशिएंट, द फीटस इज अनएबल टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन in the peripheral tissues, so again it cannot virulize normally and there is ambiguous genitalia। और ऐसे में जो है फीमेल सेक्स डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद में जेंडर एक्सचेंज सर्जरी वो कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट 46XX DSD, डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डेवलपमेंट। मोस्टली इसकी कॉज क्या होती है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज में ने प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट करना था डाईहाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन को कन्वर्ट करना था डाईऑक्सी कॉर्टिसोल में। चूँकि 21 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज नहीं रहता तो प्रोजेस्टेरॉन टू डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन टू डीऑक्सीकॉर्टिसोल नहीं हो पाता। रिड्यूस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बीइंग प्रोड्यूस डिराइव द नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक लूप क्यों कि जब वहाँ पे डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन और डीऑक्सीकॉर्टिसोल नहीं बन रहा, बॉडी को तो यही सिग्नल जा रहा है कि बन ही नहीं रहा, बॉडी को क्या पता कि यहाँ पे वो एंजाइम ही नहीं है, बॉडी फिर सिग्नल भेजती है कि और बनाओ और बनाओ और बनाओ, और बनाने में क्या प्रोजेस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन पे आके फंस जाता है सारा ये साइकिल। इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव लूप रिजल्टिंग इन हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, excess of the androgen precursors and then elevated to testosterone production। अब प्रोजेस्टेरॉन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ना होने की वजह से शंट कर देता है टू सेक्स स्टेरॉइड फॉर्मेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एल्डोस्टेरॉन। कुछ लोगों में तो ये भी डिफेक्ट होता है कि एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बन पाता, तो वो सेक्स स्टेरॉइड बनता है और इतना बनता है कि वो टेस्टोस्टेरॉन एलिवेटेड टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन होती है। जैसे मैंने एक विच लीड्स टू विरलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक और वेरिएंट में जिसमें सॉल्ट लूजिंग वेरिएंट है, उसमें क्या होता है कि पर्सन इज इन एबल
देयर इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सॉल्ट सेविंग है, जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होता तो सॉल्ट लूज कर जाता है। हाउ वुड यू ट्रीट, अब दोनों उसको थेरेपी में देने हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग स्टीरॉयड थेरेपी, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन देंगे प्लस हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिप्लेस करेगा, प्लस फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देंगे जो कि सॉल्ट लूजर्स को स्पेशली फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देंगे ताकि उसको सॉल्ट भी रिटेन हो। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अक्सर क्या करते थे कि विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो कंजेनिटल रीनल हाइपरप्लेजिया की फीमेल्स थी उनके फेमिनाइजिंग अंडरवेंट फेमिनाइजिंग जेनिटल सर्जरी विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, बट लेटर ऑन व्हेन दे ग्रो अप दे रियलाइज दैट देयर वाज सेक्सुअल सेंसिटिविटी में मसला था, देयर वाज रिड्यूस सेक्सुअल सेंसिटिविटी एंड एक्सेसिव स्कारिंग लीव्ड एन इम्पैक्ट। तो most of them they say that they must be left throughout and it should be they must be left throughout until unless they are themselves able to decide कि इसको क्या करना है। नेक्स्ट वन, डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़। देयर इज़ एमेनोरिया। व्हाट इज़ एमेनोरिया? इट इज़ डिफाइंड एज, अच्छा इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो पेट होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 months, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्टाइल एज, तो ये तो मस्ट है। एमेनोरिया तभी हम कहेंगे अगर मेंसेस एब्सेंट हो मोर देन 6 months में अदर देन इन प्रेगनेंसी इन अ फर्टाइल एज ग्रुप, तो ये हो गया एमेनोरिया। और ओलिगोमेनोरिया में क्या आएगा, इरेगुलर पीरियड्स एट इंटरवल्स ऑफ मोर देन 35। ओलिगोमेनोरिया ये है कि पीरियड्स ही कम हो गए। अगर एक साल में एक बंदे को 12 दफ़ा, एक खातून को 12 दफ़ा पीरियड्स आते हैं तो अब उसे एक साल में 4 से 9 पीरियड्स आएंगे, प्लस द नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग वो भी कम हो जाएंगे। तो ओवर 35 डेज, नॉर्मल 28 डेज साइकिल होता है, ओवर 35 डेज अब ओलिगोमेनोरिक फीमेल को पीरियड्स आएंगे विद ओनली 4 to 9 पीरियड्स आ ईयर। दिस में भी कॉज है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल कॉज हो सकती है। एमेनोरिया दैट इज़ प्राइमरली मतलब फीमेल फेल टू मेंस्ट्रुएट बाय द एज ऑफ 16 years। सेकेंडरी कोई पैथोलॉजिकल कॉज है more than 6 months in a normal female reproductive age group outside pregnancy सेकेंडरी कॉज है मतलब इसमें प्रेगनेंसी भी आ सकती है, प्रेगनेंसी नहीं इसमें सॉरी सेकेंडरी एमेनोरिया इसका मतलब कि कोई और कॉज पैथोलॉजिकल कॉज बिसाइड्स प्रेगनेंसी लैक्टेशन एंड मीनोपॉज, कोई और किसी और वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से अगर डोपामीन एंटागोनिस्ट लेते हैं, कैलामैन सिंड्रोम है, हेड इंजरीज़ हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की वजह से पिट्यूटरी नेक्रोसिस लाइक शियान सिंड्रोम या एडिनोमास, एट्रोजेनिक डैमेज हो गया सर्जरी में, रेडियोथेरेपी, कंजेनिटल पिट्यूटरी डेवलपमेंट के डिफेक्ट। ओवेरियन डिसऑर्डर्स में कह देता है कि यहाँ तो PCOS है जो अब हम आगे पढ़ेंगे, एनोवुलेशन इज ऑफन ड्यू टू PCOS, यहाँ प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसमें देयर इज अर्ली सेसेशन, इट इज़ डिफाइंड एज सेसेशन ऑफ पीरियड बिफोर द एज ऑफ 40, तो इसकी वजह से भी ओवेरियन डिसऑर्डर्स कैन लीड टू एमेनोरिया। एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स में प्राइमरी एमेनोरिया इट रिजल्ट फ्रॉम द प्राइमरी एमेनोरिया के मिलेरियन डक्ट्स बनी ही नहीं थी या आउटफ्लो अबनॉर्मैलिटी थी लाइक हेमाटोकॉल्पस। सेकेंडरी एमेनोरिया में ड्यू टू द स्कैरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइक इन एशरमैन सिंड्रोम। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेशन में उस खातून को तो सबसे पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव है कि नहीं है, स्पेशली इन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट करेंगे, LH FSH टेस्टोस्टेरोन, अगर तो LH और टेस्टोस्टेरोन रेज्ड है तो इसका मतलब ये PCOS की पेशेंट है, और अगर FSH रेज्ड है तो इसका मतलब ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल की पेशेंट है। प्रोलैक्टिन लेवल रेज्ड है इसका मतलब कोई प्रोलैक्टिनोमा है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी चेक करेंगे। अल्ट्रासाउंड हम सिर्फ तब करेंगे जब हमें PCOS का तरफ जा रहा हो हमारा क्लू, तो हम देखेंगे कि क्या आया पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं भी कि नहीं, मिनिमम 10 होनी चाहिए सिस्ट। नेक्स्ट MRI करेंगे ऑफ द ब्रेन टू कैरी MRI ऑफ द ब्रेन टू सी इफ देयर इज एनी पिट्यूटरी एडिनोमा। हिस्टेरोस्कोपी कब करते हैं? व्हेन वी हैव द हिस्ट्री ऑफ DNC, तो एक्सेसिव DNC ना हो गई हो, एशरमैन सिंड्रोम ना हो, यहाँ पर सर्वाइकल स्टेनोसिस सस्पेक्टेड हो। कैरियोटॉपिंग इज डायग्नोस्टिक ऑफ टर्नर एंड सेक्स क्रोमोसोमल अनॉमलीज। मैनेजमेंट ऑफ एमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया मैनेज कैसे करेंगे? अगर तो लो BMI है तो उसको डाइट की एडवाइस देंगे, हाइपोथैलेमिक लायन है तो सर्जरी कर देंगे, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा है तो ऑब्वियसली डोपामीन एगोनिस्ट देंगे, कार्बागोलिन। प्राइमरी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, HRT COCP, PCOS है, ऑब्वियसली कंबाइंड ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एंड क्लोमिफेन। एशरमैन सिंड्रोम है तो एडियोलाइसिस एंड IUD इंसर्शन। सर्वाइकल स्टेनोसिस तो हिस्टेरोस्कोपी करेंगे एंड सर्वाइकल डायलेटेशन यूज़ की जाएगी।
PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक ओवेरियन डिसफंक्शन का सिंड्रोम है और इसका कार्डिनल फीचर्स जो दो है ना वो पक्के पक्के याद होने चाहिए। हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, कि छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, पॉलीसिस्ट। इट अकर्स इन 25% ऑफ द पेशेंट, मोस्टली जो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होती है 25% ऑफ द पेशेंट्स पता लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। 25% ऑफ पेशेंट का मतलब ये है कि 4 में से हर एक खातून को पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस लाइक हिर्सुटिज्म, एक्ने, ओबेसिटी, एलिवेटेड LH लेवल्स, बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस किसका, कि एंड्रोजन ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये टेस्ट पे सारा पता लगेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्ट हो जाएगा एक अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से प्लस बायोकेमिकल एविडेंस से, सीरम LH लेवल्स, हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड रेज्ड इंसुलिन लेवल्स। PCOS इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकते हैं पेशेंट में, और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर जैसे लिखा हो, ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया अप टू 75% ऑफ द पेशेंट्स, रिलेटेड टू क्रॉनिक एनोवुलेशन। क्रॉनिक एनोवुलेशन इसका मतलब सब फर्टिलिटी भी उन्हीं लोगों को होगी, 75% ऑफ द वुमेन। हिर्सुटिज्म क्यों, बिकॉज ऑफ एंड्रोजनिज्म। Obesity in 40% of the patients. Acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans में areas of increased velvety skin pigmentation occur in axilla and other flexures. मतलब जहाँ जहाँ स्किन फोल्ड होती है वहाँ वहाँ हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन हो रही है, ब्लैक कलर की हो रही है, वेलवेटी हो रही है। इट मे बी एसिम्टोमेटिक इन सम पेशेंट्स एंड दे गेट टू नो ऑन रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी, और ऐसे ही उन्हें पता लगे। डायग्नोज कैसे करना है, ये 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से अगर 2 भी होंगे तो आपका डायग्नोसिस बन जाना चाहिए PCOS का। एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया, क्लिनिकल और बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, या फिर अल्ट्रासाउंड करने पे आपको 8 से 10 कम से कम सब फॉलिकुलर सिस्ट मिलती हैं लेस दैन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, एंड इंक्रीज ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बड़ा हुआ होता है और ये सिस्ट बनी होती है सारे फॉलिकल्स, तो तीनों में से 2 भी होंगे ना तो पेट है PCOS। हाउ वुड यू मैनेज PCOS को? मैनेजमेंट पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में बता देती हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये है कि एक तो उसे कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा COCP देंगे, कंबाइंड ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इट इंक्रीजेज द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन विच विल हेल्प रिड्यूस द एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, क्योंकि LH FSH से बहुत ज़्यादा 2 टाइम ज़्यादा हुई होती है। साइक्लिक ऑरल प्रोजेस्टेरॉन देंगे। क्लोमिफेन फॉर ओवुलेशन इंडक्शन, इन खवातीन में फर्टिलिटी की कंप्लेन है। वेट रिडक्शन, ये सर्जिकल है, उसको मैं सर्जिकल के हेडिंग में बताती हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म एंड एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, कौन कौन से? इफ्लोरेंथीन क्रीम देंगे और सिप्रोटिरॉन एसीटेट। सिप्रोटिरॉन एसीटेट और इफ्लोरेंथीन क्रीम इन दोज पेशेंट जिनको हिर्सुटिज्म और एंड्रोजेनिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इंसुलिन ऑब्वियसली जैसे PCOS है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स की इकट्ठा एक सिंड्रोम है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे हमने पढ़ा, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन भी देते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के एनालॉग्स विद लो डोज ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ओनली इन दोज पेशेंट्स हु आर इनटॉलरेंट टू अदर थेरेपीज, उनमें GnRH एनालॉग्स देंगे। सर्जिकल में एक तो ये ओवेरियन ड्रिलिंग करेंगे, लेप्रोस्कोपिकली जाएंगे और विल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द ओवेरियन स्ट्रोमा, तो इट में प्रॉम्प्ट ओवुलेटरी साइकिल्स और ओवुलेशन हो जाए, सब फर्टिलिटी की कंप्लेंट चली जाए। दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट है लेज़र या इलेक्ट्रोलाइसिस। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये एक सोमैटिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सिम्टोमेटिक साइक्लिकल डिसऑर्डर है, स्पेशली इन द ल्यूटल फेज, इन द सेक्रेटरी फेज ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट रिजॉल्व्स बाय द टाइम मेंस्ट्रुएशन सीजेस। कई दफ़ा इतना ज़्यादा होता है कि लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है डे टू डे लाइफ। एटियोलॉजी क्या है? मोस्टली इट इज़ अननोन, बट द इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन दे अपीयर टू हैव अ रोल। इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट इज़ अगेन मेडिकल एंड सर्जिकल। सर्जिकल नहीं, इट्स मोस्टली मेडिकल। ऑब्वियसली ये तो साइक्लिकल है, इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होगी। सिंपल थेरेपीज़ हैं जैसे स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, वो अल्कोहल एंड कैफीन लिमिटेशन एंड एक्सरसाइज को प्रमोट करें। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये तो लाइफस्टाइल होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में COCP दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन दे सकते हैं टू रिड्यूस PMS सिम्टम्स, GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं टू कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, इट विल टर्न ऑफ द ओवेरियन एक्टिविटी,
तो PMS भी नहीं होगा। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे सकते हैं टू एलिवेट द मूड। हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंजेक्टमी तभी देंगे व्हेन अदर ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड, वरना कोई ज़रूरत नहीं है देने की। पेशेंट को विटामिन्स दें, आइसोफ्लावोइंस एंड B6, कैल्शियम और इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मल्टी न्यूट्रिएंट्स। यहाँ फिर CBT भी दे सकते हैं, पर्टिकुलरली टू बी इफ़ेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद SSRI, ताकि उसकी मूड एलिवेशन हो और उसकी जो है मूड वेरिएशन कम से कम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।